दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 12 यशपाल द्वारा लिखा गया ये पाठ है लखनवी अंदाज। ये मूलतः एक व्यंग्य लेख है, तो ये पाठ हम पूरा पढ़ेंगे। उसके पहले हम लेखक यशपाल का संक्षिप्त परिचय देंगे और उस पाठ की व्याख्या करते हुए उसका अर्थ भाव बताते हुए उसको पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर होंगे उनकी वीडियो एक अलग से बनाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। चूँकि उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था, आज़ादी के बाद पाकिस्तान अलग हुआ है, तो लाहौर भारत का हिस्सा था। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति थी। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति के मतलब ये है कि उन्होंने जो रचनाएं लिखी उनमें जो गरीब, पिछड़े हुए, दलित, दमित, शोषित, ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों की व्यथाएं, उनकी कहानियाँ, उनके जीवन के दर्द को उन्होंने ज़्यादा लिखा है अपनी रचनाओं में। यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार से मतलब यह है कहानियों में, उपन्यासों में, कविताओं में, लेखों में बहुत सारी जगह कल्पना का सहारा लेकर के बहुत सारी सांसारिक चीज़ों से परे की बात हो जाती है। कल्पना की जाती है ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा, लेकिन इन्होंने सच्ची घटनाओं को लेकर के, यथार्थ जीवन की घटनाओं को लेकर के कहानियाँ लिखी हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं, यानी कि इन सब चीज़ों के विरुद्ध उन्होंने रचनाएं लिखी। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है, यानी कि भाषा सहज है, बनावटीकरण नहीं है। जानबूझ के क्लिष्ट या कोई कठिन शब्दावली का प्रयोग करने वाली भाषा का प्रयोग यशपाल जी ने नहीं किया अपनी रचनाओं में। लखनवी अंदाज जो इनका व्यंग है, जो पाठ हम पढ़ेंगे, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बात। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। सामंती वर्ग से तात्पर्य यह है कि जैसे लगातार कोई राजा राज करे
और उसका बेटा फिर राजा बने, फिर उसका बेटा राजा बने, फिर उसका बेटा राजा बने। ये सामंती प्रथा पूर्व में हमारे यहाँ प्रचलित थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, चाहे वो योग्य हो नहीं हो, उसमें क्षमता हो नहीं हो। तो ये हर जगह है। वर्तमान में भी विद्यार्थियों आप देख सकते हो कि जो अभिनेता हैं, जो फिल्म एक्ट्रेस हैं, जो अभिनेत्रियां हैं, उनके लड़के लड़कियां फिल्मों में अभिनेता बन रहे हैं, एक्टर बन रहे हैं, हीरो बन रहे हैं, हीरोइन बन रहे हैं। राजनीतिक लोगों के जो बेटे बेटियां हैं वो राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रचलन है, ये परिवारवाद, सामंतवाद, वर्णवाद, जातिवाद, धर्मवाद, इन सबको बढ़ावा देने के ही तरीके हैं एक तरह से। जिसमें जितनी योग्यता है, जिस क्षेत्र में जाने की योग्यता है, वो उस क्षेत्र में जाएं। अपने पिताजी या अपने परिवार या अपने पूर्व के वंशजों के आधार पर आपको नौकरियां मिलती हैं और उस काम में आपको आसानी से बहुत मशक्क़त न करनी पड़े, इसलिए वो काम आपको आसानी से मिल जाता है, ये गलत है। तो इसके खिलाफ ज़बरदस्त कटाक्ष आपने अपनी रचनाओं में किया है और ये लोग वास्तविकता से बेखबर होते हैं, क्योंकि इनकी जो जीवन शैली है वो बड़ी ही बनावटी होती है। जैसे कि आप अभिनेताओं को ले लीजिए या नेताओं को ले लीजिए, वो सुंदर कपड़े पहन करके, मेकअप करके आम जनता के सामने कभी कभी जाते हैं, वरना तो टीवियों के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से हमें दिखाई देते हैं। तो उनको वास्तव में जीवन में कितनी कठिनाइयाँ हैं, एक आम व्यक्ति जीवन जीने के लिए कैसे सब्जी रोटी का ही मुश्किल से जुगाड़ कर पाता है और अपना परिवार का पेट नहीं भर पाता है, तो इन सब चीज़ों से वो अनभिज्ञ हैं। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। परजीवी का मतलब यह है कि जो आप जी रहे हो उसके बारे में आपको सिर्फ इतना पता है कि आप ऑफिस से घर जाते हो, घर से फिर ऑफिस चले जाते हो। व्यक्ति आपको खाने के लिए क्या चाहिए सिर्फ ऑर्डर करते हो आप, आपके पास एक बड़ा चेक, बड़ा अमाउंट आ जाता है फिल्में करके या राजनीति में भ्रष्टाचार करके या दूसरे बड़े ओहदों पर काम करने वाले लोगों के माध्यम से। लेकिन जो वास्तव में यथार्थ जीवन जी रहे हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, या छोटे छोटे व्यापारी हैं, या दिहाड़ी मजदूर हैं, या डेली काम करने वाले दूसरे लोग हैं, तो उनके जीवन में कितनी बड़ी समस्याएं आती हैं, इनको आप नहीं देख पाते हैं। अब हम बात करते हैं इस पाठ की, लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फूंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी कि खाली नहीं था, उसमें जन थे, लोग थे। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अर्थात वो अपने आप को महफूज, सुरक्षित महसूस कर रहे थे कि मैं अकेला हूँ, आराम से बैठ के जाऊँगा। लेकिन जैसे ही वो गए तो उनको लगा कि यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला उनको आ गया है। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में हों। उन्होंने सोचा कि ये भी हो सकता है कोई कहानी लिखने के फिराक में हो। लेखक एक तरह से लेखक का परिचय देते हुए लेखक के ऊपर कहानी कह रहे हैं कि एकांत में आप कहीं बैठ जाइए तो लेखक सोचता है कई बार कहानी लिखने के लिए। तो हो सकता है ये भी कहानी लिखने के बारे में सोच रहे हो, या फिर खीरा जो है उसको खाने का किसी को शौक़ है इस बात को लेकर के वो संकोच कर रहे हो कि ये क्या सोचेंगे, खीरा का शौक़ है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी कि बातचीत। कई बार होता है आप ट्रेन में, बस में जाते हो
तो दूसरा व्यक्ति जो अनजान है, जो आपके सामने या बगल में बैठा हुआ है, आप उससे बातचीत करते हो सहजता से, तो दोनों का मन होता है बात करने का। लेकिन कई बार सामने वाले का नहीं होता है या आपका नहीं होता है, तो आप उससे बातचीत नहीं करते हो, क्योंकि उसका मन नहीं है बात करने का, तो ज़बरदस्ती क्या बात की जाए। तो वही स्थिति यहाँ पर थी। नवाब साहब का मन नहीं था। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, यानी कि हम भी बात नहीं करेंगे जब आप नहीं करना चाहते हो। तो खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लगने लगा। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। यानी कि वो भी सोचते थे एकांत में यात्रा कर लेंगे और सेकंड क्लास में कोई आएगा नहीं, और हम जो नवाब हैं, और नवाब आमतौर पर सेकंड क्लास में यात्रा क्यों करेगा, फर्स्ट क्लास में करेगा वो तो। लेकिन किसी को पता ही नहीं लगेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कोई और भी आ जाएगा। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे हुए, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, ये स्वयं लेखक अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज। जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। यानी कि नवाब साहब ने ये बातें बहुत सहज भाव से नहीं की हैं, बल्कि उनका मन बात करने का नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मलिटी, एक औपचारिकता करने के लिए उनसे पूछ लिया है। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाएं कि ये आप ही खाएं, हम नहीं खाएंगे। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया, और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, यानी कि कैसे खाया जाता है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनके प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, यानी कि उसको खाने के लिए लालायित थे। उनका मन कर रहा था कि अच्छा है खीरा, इसलिए खाया जाए। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। यानी कि लेखक ये सोच रहा है कि रईस बनते हैं, है नहीं, और लोग इनकी वास्तविकता को जान न लें, इसलिए थोड़ा सा ये जो कुछ कर रहे हैं बनावटीकरण है, इनका दिखावटीकरण है। सिर्फ खीरा काटना, इस तरह से तौलिया बिछा करके नमक छिड़क करके खीरे को खाने की चेष्टा करना, ये सब चीज़ें। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। उन्होंने फिर पूछा। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। किबला शौक़ फरमाएं कि आप ही खाएं, हमारा मन नहीं है अभी। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांक की ओर देखा, यानी कि इच्छा वाली आँखों से, खाने के लिए लालायित हों। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, बाहर फेंक दी।
नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए, यानी कि एक के बाद एक सूंघ करके सभी खीरे की फांक को बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। यानी कि आप उस चीज़ को अच्छे से देखोगे, जांचोगे, अगर वो ठीक होगी, बिल्कुल ठीक होगी तो ही उसे खाएंगे, थोड़ी बहुत कमी होगी तो नहीं खाएंगे। ये रईस और नवाबों का तरीका है। आम जीवन जीने वाले लोग ऐसा खा लेते हैं, ऐसी मान्यता है रईसों के मन में। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नजाकत। यानी कि इस तरह से रईस लोग रहते हैं, अपना काम करते हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अनोखा, विशिष्ट। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है, पेट भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यानी कि अच्छा होता है लेकिन कई बार क्या है, पेट को बड़ा कर देता है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यानी कि लेखक कोई नई कहानी लिखने के लिए उसका प्लॉट, उसकी घटना सोचने के लिए यात्रा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा जब बिना खाना खाए, बिना खीरा खाए व्यक्ति ऐसा बनावटीकरण, ऐसा दिखावा कर सकता है कि उसका पेट भर गया और उसको स्वाद आ गया हो उसकी महक से ही, तो कहानी भी ऐसे ही लिखी जा सकती है जिसमें कोई पात्र न हो, जिसकी कोई कल्पना न हो, जिसमें कोई विचार नहीं हो, जिसमें कोई घटना नहीं हो। लेकिन ये संभव नहीं है। तो सिर्फ एक कटाक्ष है उन लोगों के ऊपर जो अपने आप को खानदानी रईस, सामंतवादी प्रथा के लोग समझते हैं, उनके ऊपर। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। आपके मन में कोई सवाल, जिज्ञासा, प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।